हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी किया करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ठीक है? तो दोस्तों, हम आप सबके लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए और सभी शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम आपको एक बात बता दें कि जो यहाँ से हम व्याकरण का सीरीज़ लेके आ रहे हैं, ये क्वेश्चन सभी परीक्षा में जहाँ जहाँ हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पे यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे सभी परीक्षा में। जैसे आपका आरओ हो गया और बिहार शिक्षक भर्ती हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया और कोई भी एग्ज़ाम हो गया जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है? और चलिए, आज हम नया टॉपिक भारतीय काव्य शास्त्र पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारी प्रश्नोत्तरी आज भारतीय काव्य शास्त्र पर होगी और काव्य के लक्षण, ठीक है? तो चलिए, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एत एव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता। एत एव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता, ये कथन है भरत मुनि का है, भामह का है, वामन का है और दंडी का है। चलिए, तो आप सब दोस्तों पहले अपना अपना आंसर गेस कर लिया करिए, फिर दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए कि हमारे इतने प्रश्न सही हुए, ठीक है? और दोस्तों, हमें सपोर्ट करिए, आप सब हमारा मनोबल बढ़ाइए जिससे मैं और अच्छे अच्छे प्रश्न ला सकूं, ठीक है? चलिए दोस्तों, इत एव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता कथन है, तो ये किसका है? तो ये है ऑप्शन ए। जिन जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा उनका आंसर सही है। चलिए, भामा की रचना काव्य अलंकार प्रसिद्ध रचना है, या आप सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। वामन की बात करें तो इनका है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ठीक है? दंडी की रचना करें तो काव्यादर्श दंडी की रचना है, ठीक है? चलिए, प्रश्न 2 देखते हैं। मुख्यार्थ हतिर्दोषः रसस्य मुख्य तदाश्रयाद्वाच्य कथन है। तो देखिए, मुख्यार्थ हतिर्दोषः रसस्य मुख्य तदाश्रयाद्वाच्य कथन है। तो देखिए, भोजराज का है, मम्मट का है, रुद्रट का है और रुयक का है। चलिए, इनके आंसर आप सब बताइए। परीक्षा में यहाँ काव्य के लक्षण पूछे जाते हैं, आपको ऐसे दे देगा और 4 आचार्यों के नाम दे देगा, तो इन सब महत्वपूर्ण हैं, इन सबको हमें तैयार करना है, ठीक है? तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर होगा मम्मट का है। मुख्यार्थ हतिर्दोषः ये मम्मट का है। चलिए, भोजराज की रचना की बात करें तो इनकी रचना है सरस्वती कंठाभरण, ठीक है? सरस्वती कंठाभरण भोजराज की है। और काव्य प्रकाश मम्मट की एक रचना है, काव्य प्रकाश, जो कि ध्वनि विरोधी ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और रुद्रट की बात करें तो इनका रचना है काव्य अलंकार। और रुयक की बात करें तो अलंकार सर्वस्व, इनकी रचना है अलंकार सर्वस्व, ठीक है? इनका है काव्य अलंकार। मम्मट का काव्य प्रकाश आप सब नोट कर लीजिए। और भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण। चलिए, प्रश्न 3 देखते हैं। वेद नखत ग्रह जोर अरध कर सोई बनत अब खात।
वेद नखत ग्रह जोर अरध करि सोई बनत अब खात में कौन सा दोष पूछा यहाँ पे, कौन सा दोष है? अधिक पदत्व दोष है, क्लिष्टत्व दोष है, न्यून पदत्व दोष है, च्युत संस्कृति दोष है। बताइए। वेद नखत ग्रह जोरी अरध कर सोई बनत अब खात में आपका होगा क्लिष्टत्व दोष। ठीक है, यहाँ पे क्लिष्टत्व दोष होगा। प्रश्न 4 देखिए, निम्न में से कौन सा काव्य का लक्षण संगत नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द आया है, पहले इसको ध्यान दीजिए। तो फिर से देखिए, काव्य का लक्षण संगत नहीं है। ऑप्शन ए है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृते पुनः क्वापि, मम्मट का है। देखिए, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृते पुनः क्वापि, ये मम्मट का है। ऑप्शन बी रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ का है। ऑप्शन सी है शरीरम तावदृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये आपका दंडी का है। फिर सुन लीजिए, शरीरम तावदृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये दंडी का है। ऑप्शन डी है काव्यम शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये रुद्रट का है। इनमें आप बताइए कौन सा जो संगत नहीं है, इसमें एक काव्य का लक्षण गलत है, तो वही आपको गलत का चयन करना है। इन सभी काव्य लक्षणों को दोस्तों याद करके रखिएगा, यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो देखिए, तद्दोष शब्दार्थों सगुणालंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट का, ये आपका सही है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ का है, ये भी सही है। शरीर तावदृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, दंडी का, ये भी सही है। काव्यम शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये आपका रुद्रट का नहीं है, यही आपका गलत है। रुद्रट का नहीं है, बल्कि है किसका? तो ये वामन का है। ठीक है, ये वामन का है। और वामन के जो काव्य का लक्षण है, इन्होंने काव्य की आत्मा रीति को माना था, तो रीतिरात्मा काव्यस्य, नोट कर लीजिए, इनका है रीति रात्मा काव्यस्य, ये है वामन का काव्य का लक्षण। अगर इनकी बात करें रुद्रट की, तो इनके हैं नन शब्दार्थो काव्यम, रुद्रट के नन शब्दार्थो काव्यम, ये आपका रुद्रट का हो गया। ठीक है, तो नोट करते हुए चलिए प्रश्न 5 देखिए, इनमें काव्य हेतु नहीं है, इनमें काव्य हेतु नहीं, पहले नहीं को आप नोट करिए, नहीं शब्द को ध्यान दिया करिए, इसको न ध्यान देने पे प्रश्न गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसलिए देखिए, काव्य हेतु में आपका प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, शक्ति। चलिए बताइए, अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, इनमें आपका काव्य हेतु जो है, ये प्रतिभा भी है, व्युत्पत्ति भी है और अभ्यास भी है, शक्ति नहीं है। शक्ति आपका प्रतिभा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के विषय में सत्य कथन है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के विषय में, क्षमा कीजिएगा यहाँ पे में होगा, छूट गया है, में सत्य कथन है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें 36 अध्याय नाट्यशास्त्र में, यहाँ पे नाट्यशास्त्र जो इनका पुस्तक है, रचना है, उसी के बारे में यहाँ पे जितने कथन दिए गए हैं तो वहीं हमें
हमें पढ़ने हैं। इसमें नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं एवं लगभग 5000 श्लोक हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक मिलते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण की चर्चा किए हैं, 10 दोष तथा 4 अलंकार की चर्चा किए हैं। ये भी सही है। फिर देखिए, नाट्यशास्त्र के 6ठ अध्याय में रस का, 6वें अध्याय में रस तथा 7वें अध्याय में भाव का वर्णन भरत मुनि ने किया है। तो आपके संस्कृत काव्यशास्त्र में भरत मुनि जी प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ठीक है। संस्कृत काव्यशास्त्रों में भरत मुनि जो है ये प्रथम आचार्य माने जाते हैं और बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शताब्दी माना है, दूसरी शताब्दी माना है। किसने? तो बलदेव उपाध्याय ने। ठीक है। और इनकी जो ये नाट्यशास्त्र रचना है, इसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन मिलता है। नाटक के जितने भी पक्ष होते हैं सब का विवेचन इस नाट्यशास्त्र में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार कौन कौन से? तो आपका उपमा, यमक, रूपक, दीपक, ये 4 अलंकार नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार, उपमा, यमक, रूपक, दीपक की चर्चा की है। और रस की बात करें तो भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। ठीक है। और नाट्यशास्त्र को नाटक का 5वां वेद भी भरत मुनि ने कहा है। ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी है जो उपर्युक्त सभी, तो इन प्रश्न 6 का उत्तर यही होगा, उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। निम्न में असत्य विकल्प पूछा है। इसमें निम्न में असत्य विकल्प है। तो देखिए, शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। ऑप्शन ए है, शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। ऑप्शन बी है, विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली पर एकावली नामक ग्रंथ की रचना की। सी है, नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। एक विशेषता ये भी नाट्यशास्त्र की थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे उस तथ्य को इंक्लूड कर लिया है कि आप उससे कुछ भी तथ्य छूटे ना। तो नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। प्रश्न डी है, विकल्प डी है, प्रताप रुद्र यशोभूषणम, प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना 9 प्रकरणों में विश्वनाथ ने की है। तो चलिए इनका आंसर करिए आप सब। प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना 9 प्रकरणों में विश्वनाथ ने की। इन चारों ऑप्शन में आपको असत्य विकल्प का चुनना है। तो चलिए, तो देखिए, शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर की रचना की है, ये आपका सही है। विद्यानाथ ने काव्य प्रकाश की शैली पर, विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली पर एकावली नामक ग्रंथ की रचना की, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी है, नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की है, आपका ये भी सही है। ये जो ऑप्शन डी है, प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना 9 प्रकरणों में विश्वनाथ ने नहीं किया है, बल्कि विद्यानाथ ने किया है। ठीक है, विद्यानाथ। तो यही आपका विश्वनाथ नहीं होगा, यहाँ पे विद्यानाथ होगा। ठीक है, विद्यानाथ ने की थी। विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ ने, इन्होंने 10 परिच्छेदों में साहित्य दर्पण लिखा है। 10 परिच्छेदों में साहित्य दर्पण
लिखा है ये विश्वनाथ की रचना है, नोट कर लीजिएगा। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण ये इनका है, विश्वनाथ का, जिसमें 10 परिच्छेद हैं। ठीक है, 10 परिच्छेद हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और ये 14वीं शताब्दी के कवि हैं आपके विश्वनाथ जी। विश्वनाथ आचार्य 14वीं शताब्दी के कवि हैं। उनकी रचना जो है उसमें 10 परिच्छेद हैं। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। राजशेखर के बुद्ध के 3 भेदों में शामिल नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं शब्द आया है, तो क्या है? 3 हैं, 1 नहीं है। राजशेखर के बुद्ध के 3 भेद हैं, तो 3 भेदों में एक शामिल नहीं है। तो देखिए स्मृति है, मति है, प्रज्ञा है, शक्ति है। स्मृति, मति, प्रज्ञा, शक्ति। तो कौन सा है बुद्ध का भेद जो कि बुद्ध के 3 भेद में शामिल नहीं है, राजशेखर जी ने शामिल नहीं किया है, वही बताना है। तो चलिए बताइए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी चुना होगा वे सही हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न 7 में ए बी सी हमने टिक कर दिया है, सही है। जो डी है ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे असत्य विकल्प चुनना था, तो ये आपका नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ये 9 प्रकरण में ये विश्वनाथ ने नहीं, विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना की है। चलिए प्रश्न नंबर 8 में आपका स्मृति, मति, प्रज्ञा ये बुद्ध के 3 भेद हैं। राजशेखर ने ऐसा माना है, और शक्ति जो है नहीं, शक्ति को नहीं माने हैं। तो देखिए तथ्य है, राजशेखर ने काव्य हेतु के विवेचन में शक्ति की मौलिक उद्भावना की है। शक्ति की मौलिक उद्भावना काव्य हेतु के विवेचन में किसने की है? तो राजशेखर ने। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि काव्य हेतु के विवेचन में शक्ति की मौलिक उद्भावना किसने की? तो राजशेखर ने। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। निम्न कथन में काव्य का लक्षण व उनके आचार्य का युग्म गलत है। 3 सही हैं और 1 गलत है, उसी को देखना है। देखिए दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ शो कवित है ताको करो विचार। शब्द अर्थ शो कवित है ताको करत करो विचार। ये जो काव्य का लक्षण ये कुलपति मिश्र का है। और बी है शगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो हो, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब को, ये चिंतामणि का है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उनकी छंदोमय विशिष्ट विद्या आधुनिक रस में कविता है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। शतोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य, ये सुमित्रानंदन पंत का है। इन्हीं चारों ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है यही बताना है। तो बताइए, अपने अपने आंसर गेस करिए, काव्य का लक्षण किसका कौन सा नहीं है। तो जिन भाई बहन ने इसमें ऑप्शन डी चुना होगा ये आपका गलत है। शतोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था, जिस प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, तो इसी आप मुक्तावस्था से ही पकड़ लीजिए, हृदय की मुक्तावस्था से पकड़िए तो आप ये कर पाएंगे। शतोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य, ये सुमित्रानंदन पंत का नहीं है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये आचार्य शुक्ल का है। जबकि पंत का है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। काव्य का लक्षण पंत ने दिया है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये पंत का है। ध्यान दीजिएगा, शतोद्रेक मतलब शतोद्रेक, अंदर से जो उद्रेक या हृदय की मुक्त अवस्था के लिए जो किया गया हुआ शब्द विधान काव्य है, वो ये
आचार्य शुक्ल का है। और पंत का है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यही आपका ये गलत है, ठीक है। और बाकी दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ शो कवित है ताको करो विचार, ये कुलपति मिश्र का है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी है शगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो हो शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई, चिंतामणि का है, ठीक है। प्रश्न 10, किस आचार्य ने ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है? तो देखिए मम्मट ने, आनंदवर्धन ने, क्षेमेंद्र ने, कुंतक ने, बताइए तो कौन से आचार्य हैं जिन्होंने ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है? मम्मट, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, कुंतक। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया होगा वे सही हैं, मम्मट। मम्मट की जो रचना काव्य प्रकाश है वो ध्वनि विरोधी ग्रंथ है, ठीक है, काव्य प्रकाश। और आनंदवर्धन की बात करें तो आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना और इनकी जो रचना है ध्वन्यालोक, ठीक है, ध्वन्यालोक, ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्षेमेंद्र की बात करें तो औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा इनकी प्रसिद्ध रचना है और इन्होंने काव्य की आत्मा औचित्य को माना है, क्षेमेंद्र ने। और कुंतक की बात करें तो ये वक्रोक्त सिद्धांत, वक्रोक्त संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं और इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवितम, इनकी रचना वक्रोक्ति जीवितम है, ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। तो किस आचार्य ने ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना में आपका होगा नहीं की है तो मम्मट ने, मम्मट आचार्य ने ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है। चलिए प्रश्न 11 की बात करते हैं। तो देखिए निम्न में क्षेमेंद्र की रचना नहीं है। प्रश्न 11 में है कि निम्न में क्षेमेंद्र की रचना नहीं है। पहला है कवि कंठाभरण और ऑप्शन बी है सुब्रत तिलक, ऑप्शन सी है दशावचरित, दशावतार चरित होगा, दशावचरित, दशावचरित, यहाँ पे दशावतार चरित है, क्षमा कीजिएगा पेन, दशावतार दशावतार चरित। और ऑप्शन डी है अलंकार सर्वस्व। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए आप सब। दशावतार चरित, अलंकार सर्वस्व। तो देखिए क्षेमेंद्र की रचना, क्षेमेंद्र की रचना नहीं है कौन सा? तो क्षेमेंद्र की रचना कवि कंठाभरण है, सुब्रत तिलक है और ये दशावतार चरित है। ये अलंकार सर्वस्व इनकी नहीं है। अलंकार सर्वस्व रचना जो है वो रुयक की है, वो रुयक की रचना है। तो ध्यान दीजिएगा क्षेमेंद्र की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, अलंकार सर्वस्व रुयक की हैं। प्रश्न 12 देखिए, प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? अभिनव गुप्त ने, भट्टतौत ने, राजशेखर ने, पंडित राज जगन्नाथ ने। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त, ए। तो देखिए प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा अभिनव गुप्त ने कहा है और प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा
ये भट्ट तोत ने कहा है। ये भी आप सब नोट करिएगा कि नौ नौन में सालनी प्रज्ञा, प्रतिभा को भट्ट तोत ने कहा है। और राजशेखर की बात करें तो ये प्रतिभा को कारित्री और भावित्री प्रतिभा दो भागों में ये बांटे हैं। जो कवि का उपकार करे वो कारित्री प्रतिभा होती है, और जो पाठक यानी सहृदय का उपकार करे वो भावित्री प्रतिभा कहलाती है। ठीक है, तो चलिए आप सब नोट कर लीजिए जो इसमें नोट करने लायक है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में, काव्य दोष है। सबको जानत है तुम्हें सारे जगत जहान में, इसमें काव्य दोष है, ग्रामत्य दोष, पुनरुक्ति दोष, अश्लील दोष, श्रुति कटुत्व दोष। अपने अपने आंसर गेस करिए आप लोग। तो मैं बता दूं, ग्रामत्य दोष वहाँ होता है जहाँ पे ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पुनरुक्ति दोष वहाँ होता है जहाँ पे दो अर्थ वाले शब्द, सॉरी एक ही अर्थ वाले दो शब्द बार बार आ जाएं। ठीक है, अश्लील दोष जहाँ पे अश्लीलता प्रकट हो, और श्रुति कटुत्व जो सुनने में कटु लगे वहाँ पे ये शब्द दोष होते हैं। तो बताइए इसमें शब्द को जानत है तुम्हें सारे जगत जहान में, जगत का भी अर्थ होता है संसार और जहान का भी अर्थ होता है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति दोष होगा। ठीक है, पुनरुक्ति दोष यानी पुनः वही शब्द फिर आया है। देखिए प्रश्न 14, धनंजय के ग्रंथ 10 रूपक की टीका किस आचार्य ने लिखी? धनिक ने अवलोक नाम से लिखी है, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नाम से लिखा है, मम्मट ने काव्य प्रकाश नाम से लिखा है, भामह ने काव्य अलंकार नाम से लिखा है। तो इनका ऑप्शन करिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए चुना होगा वे राइट हैं, क्योंकि धनंजय के ग्रंथ 10 रूपक की टीका धनिक ने अवलोक नाम से लिखा है, और विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण है, मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है, भामह की रचना काव्य अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं, जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग होता है वहाँ कौन सा दोष होता है? जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्द यानी एक ही शब्द बार बार प्रयोग किए जाएं, या कोई भी शब्द हो गया जो अनावश्यक बार बार हो वही। तो देखिए, अधिक पदत्व दोष, ग्रामत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष। तो इसमें आपका होगा जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पे अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे एग्जाम्पल एक है, उदाहरण है, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, मानो तुम सबसे सुंदरतम अधिक पदत्व दोष का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का क्रम है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का क्रम है भारती, आर्भटी, कैसिकी, सात्वती। भारती, सात्वती, कैसिकी, आर्भटी। ऑप्शन सी है सात्वती, कैसिकी, भारती, आर्भटी। ऑप्शन डी है आर्भटी, कैसिकी, सात्वती, भारती। बताइए। तो देखिए इनमें राइट आंसर होगा बी, भारती, सात्वती, कैसिकी, आर्भटी। ये क्रम है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है भारती, सात्वती, कैसिकी, आर्भटी। तो ट्रिक से याद कर लीजिए, भाषा, कया, भाषा, कया।
भाषा कहिया भारती, शाश्वती, कैसिकी, आर्यभट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। असंगत युग्म है, असंगत युग्म है। रस सिद्धांत भरत मुनि का है, ध्वनि सिद्धांत वामन का है, अलंकार सिद्धांत भामा का है, औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र का है। तो इनमें कौन सा युग्म असंगत है, तो बताइए। तो देखिए रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि हैं और ध्वनि सिद्धांत के कौन हैं, तो ध्वनि सिद्धांत के आपके होते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जी ने ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है, वह उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। तो यही आपका असंगत होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे वामन न होके यहाँ पे होगा ध्वनि सिद्धांत के आनंदवर्धन, आनंदवर्धन, ठीक है। और देखिए अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामा जी हैं, औचित्य सिद्धांत के क्षेमेंद्र जी हैं। ये सही है, ये ऑप्शन 20 का गलत है, ठीक है। प्रश्न 18 देखिए। संगत युग्म है, उसमें असंगत पूछा था, यहाँ पे आपको संगत बताना है, यानी कौन सा सही है। तो देखिए साहित्य दर्पण महिम भट्ट, व्यक्ति विवेक विश्वनाथ, श्रृंगार प्रकाश भोजराज, उज्ज्वल नीलमणि भामा। इनमें आपको संगत का कोट करना चयन करना है, तो बताइए। तो जिन लोगों ने सी चुना होगा ऑप्शन, वे राइट हैं। इनमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि श्रृंगार प्रकाश जो रचना है वो भोजराज की है। श्रृंगार प्रकाश रचना भोजराज के, बल्कि जो साहित्य दर्पण है ये विश्वनाथ की है, न कि महिम भट्ट की। और व्यक्ति विवेक रचना ये महिम भट्ट की है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की है, विश्वनाथ की नहीं है, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। और उज्ज्वल नीलमणि ये रूप गोस्वामी का है, ये रचना जो है ये रूप गोस्वामी का है, ये रूप गोस्वामी का है, भामा का नहीं है, भामा का काव्य अलंकार है, ठीक है। चलिए प्रश्न 19 देखते हैं। वामन ने काव्य गुण कितने माने हैं, वामन ने काव्य गुण कितने माने हैं। 10 काव्य गुण माने हैं, 20 काव्य गुण माने हैं, 3 काव्य गुण माने हैं और 15 काव्य गुण माने हैं। तो इसमें अपने अपने आंसर लगाइए आप लोग। तो जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी चुना होगा उन वे सही हैं। वामन ने 20 काव्य गुण माने हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 20 है और अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का। तो देखिए श्रृंगार रस का मित्र किस रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस को किस रस का मित्र कहा जाता है, तो बताइए। करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, हास्य रस। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हास्य रस को श्रृंगार रस का मित्र कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न कैसे थे और कैसा लगा आप लोगों को आज की क्लास, तो इस पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। और दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पाने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करें। तो चलिए आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।